नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण को पढ़ रहे थे। अब पिछले वीडियो में हमने एंडोस्पर्म को पढ़ा था और आज हम एंडोस्पर्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंडोस्पर्म के प्रकार, हमने जाना कि एंडोस्पर्म होता क्या है और उसका कार्य क्या होता है। तो एंडोस्पर्म का कार्य मुख्यतः क्या होता है कि वो भ्रूण डेवलप होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। विकास के आधार पर एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और तीसरा माध्यमिक भ्रूणपोष, जिसे हेलोबियल एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। ये हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये जो है एंडोस्पर्म, ये क्या है? ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसमें एंडोस्पर्म का डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर वह न्यूक्लियस सेल में परिवर्तित नहीं हो रहा है और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल का भी निर्माण इसमें हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें बगल वाला जो बगल में एक उसके स्ट्रक्चर दिया गया है, एक चित्र बना हुआ है, ये सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है, जिसमें न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर सेल का भी परिवर्तन होता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल डिवीजन की भी प्रक्रिया होती जा रही है। ठीक है, अगला है हेलोबियल टाइप का। हेलोबियल टाइप में क्या है कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर उसके बाद एक भाग उसका न्यूक्लियर डिवीजन में भाग लेता है, दूसरा भाग क्या है, पहले न्यूक्लियर करता है और साथ ही साथ उसके सेलुलर डिवीजन भी चलता जाता है। तो इसके आधार पर एंडोस्पर्म 3 प्रकार के हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये 3 प्रकार के एंडोस्पर्म पाए गए हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट दिखाया गया है कि जो यहाँ पर एक पूरा ये एम्ब्रियो सैक है, जिसमें ये जो संरचना बनी हुई है ये क्या है? इसका एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो है। बीच में ये संरचना जो है इसे एंडोस्पर्म कहा गया है। आगे यही एंडोस्पर्म आप देख पा रहे हैं कि ये 2 भाग में बट जाता है और फिर उसका आगे का डेवलपमेंट कई न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाता है। फिर यह न्यूक्लियस जो है बाद में जब किनारे की तरफ अरेंज होता है तो यह उसमें सेल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ सेल वाल का निर्माण हो जाता है। तो यह न्यूक्लियर आगे चल के सेल में परिवर्तित हो जाता है। जो न्यूक्लियर किनारे की तरफ अरेंज हो जाते हैं और सेल में परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ फ्री इसमें तैरते रहते हैं, जो यहाँ पर केवल न्यूक्लियस के रूप में है, जिसमें सेल का निर्माण वह सेल में अभी परिवर्तित नहीं हुए हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि सेलुलर एंडोस्पर्म है। इसमें क्या है? सेम डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है कि एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में पहला क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस और मतलब एक स्पर्म के फ्यूजन से जो यहाँ पे एंडोस्पर्म बना हुआ है, यह एंडोस्पर्म इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ है। वर्टिकल डिवीजन के बाद यह 2 भागों में परिवर्तित हो गया है। फिर उसके बाद जो 2 भाग में परिवर्तित हुआ है, पहले वो 2 कोशिकाओं में परिवर्तित होंगे। आगे का डेवलपमेंट, यहाँ पे आगे का डेवलपमेंट क्या है? ये कई कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन पहले हुआ है और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एंडोस्पर्म पूरी तरह से कैसा है? कोशिकीय एंडोस्पर्म दिख रहा है, जिसमें जितने भी न्यूक्लियस हैं सभी न्यूक्लियस कोशिकाओं में परिवर्तित या फिर कोशिकाओं के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या है कि ये एम्ब्रियो सैक में जो यहाँ पर एक एंडोस्पर्म पाया जा रहा है वो 2 पार्ट में डिवीजन हुआ है। उसका जो डिवीजन है, एक वर्टिकल डिवीजन है, जिसमें एक यहाँ पर एम्ब्रियो की तरफ और दूसरा जो है चलाजा की तरफ मूवमेंट हुआ है उसका। फिर यहाँ पे चलाजा रीजन की तरफ
जो न्यूक्लियस या फिर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है कि वो सेल डिवीजन की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन माइक्रोपाइल की तरफ या फिर एम्ब्रियो की तरफ जो सेल रह गई थी वो क्या कर रही है, वो केवल न्यूक्लियर डिवीजन कर रही है, उसमें सेल का निर्माण नहीं हो रहा है। और ये आगे चल के कुछ एंडोस्पर्म सेल में परिवर्तित हो जाता है और कुछ एंडोस्पर्म का भाग न्यूक्लियस में ही परिवर्तित रहता है, तो ये उसका मिला जुला रूप होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अब देखिएगा कि ये केंद्र की भ्रूणपोष क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है। तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यह सबसे सामान्य टाइप का एंडोस्पर्म है, जो लगभग 56% एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उनमें इसी टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसमें है क्या कि जो न्यूक्लियस है वो कई बार लिखा है कि प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेक केंद्रक बनाता है। इस चित्र में आप देखे हैं कि यहाँ पर जो केंद्रक है ये डिवीजन करके कई केंद्रकों में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि इस प्रकार के विभाजन को स्वतंत्र नाभिक विभाजन कहते हैं, लेकिन जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। केवल यहाँ पर न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रोटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। हाँ, आपको बताते चले कि केवल न्यूक्लियस डिवीजन की प्रक्रिया जो होती है, न्यूक्लियस डिवीजन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, काइनेसिस। और सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। न्यूक्लियस डिवीजन की प्रक्रिया को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें है कि ये केंद्रक भ्रूण कोश के परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। यहाँ पे देखिए किनारे की तरफ अरेंज हो गए हैं और बीच में किनारे की तरफ अरेंज हुए और बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई है ना, बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका ये बनी हुई है। आगे है कुछ समय पश्चात केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है तथा इसे कोशिकीय भ्रूणपोष भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे किनारे की तरफ कोशिका भित्ति का है, जो न्यूक्लियस थे उसमें कोशिका भित्ति या फिर साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो गई है। बीच में जो बचे हुए हैं वो न्यूक्लियस स्वतंत्र न्यूक्लियस के रूप में पाए जा रहे हैं। अब जो यहाँ पे किनारे की तरफ अरेंज हो गए हैं उन्हें हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें कहा गया है कि उदाहरण में पॉलीपेटली वर्ग एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, जैसे नारियल, चावल और मक्का आदि में इस टाइप का केंद्रकीय टाइप का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, कैलाट्रोपिस, उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। कैलाट्रोपिस, फोनिक्स, मालवा, सिट्रस, अरेकिस। ठीक है, इन सब में क्या है कि सेलुलर टाइप का भ्रूणपोष पाया जाता है। एक कच्चे नारियल का पानी केंद्र की भ्रूणपोष व इसके आस का सफेद भाग कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। अब कोई नारियल है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये नारियल है। ठीक है, ये वाला भाग जिसे आप खाते हैं, ये भाग जिसे आप खाते हैं, ये वाला भाग जो है ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। इसमें तरल पदार्थ, इसका जो नारियल का पानी होता है उसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। और इस नारियल में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसकी संरचना यहाँ पे दिख रही है, ये है ना बेटा, ये इसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है,
इस चित्र के द्वारा आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये नारियल का एम्ब्रियो है और ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। इसमें जो पानी होता है नारियल का उसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक, अब इस चित्र से समझिएगा कि यहाँ पर जो एक एम्ब्रियो सैक है जिसमें ये एंटीपोडल है और ये माइक्रोपाइल रीजन है। अब चलाजा रीजन की तरफ एंटीपोडल सेल्स पाई जा रही है, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ यहाँ पे एग एपरेटस पाया जा रहा है, एग एपरेटस पाया जा रहा है। जो एग एपरेटस इधर पाया जा रहा है इसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और यही एग सेल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद क्या बना रही है, जाइगोट का निर्माण कर रही है और ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। अब इस चित्र में आप देख पाएंगे कि ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो है और ये जो है ये संरचना आगे चल के एंडोस्पर्म का निर्माण कर रही है। ठीक, अब यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है डिवीजन की प्रक्रिया के बाद देखिए कितने एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो गया है और यहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ एक भ्रूण उपस्थित है। अब एंडोस्पर्म का अरेंजमेंट चारों तरफ किनारे किनारे हो गया है और बाद में ये चल के आगे सेल में परिवर्तित हो जाएगा, जब इसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। लेकिन नारियल में क्या होता है कि बीच में उसका जो यहाँ पे तरल भाग होता है वो कैसा होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म रहता है, लेकिन किनारे की तरफ अरेंज हुआ तो क्या हो जाता है, वो माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो तरल भाग होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और किनारे की तरफ जो अरेंज हो जाती हैं सेल्स उसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, अगला है कोशिकीय एंडोस्पर्म या फिर इसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म भी कहेंगे। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। भ्रूणपोष क्या करेगा, जितना भी डिवीजन की प्रक्रिया, जैसे कि एक एंडोस्पर्म है, ये डिवीजन की प्रक्रिया के बाद जब 2 न्यूक्लियस में परिवर्तित होता है, पहले यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है और साथ ही साथ इसमें क्या होता जाएगा कि साइटोकाइनेसिस की भी प्रक्रिया होती जाएगी। यह तुरंत ही सेल में परिवर्तित हो जाएगा। आगे का डिवीजन जो भी होगा, आगे डिवीजन अगर हो रहा है तो ये कुछ इस तरह से डिवीजन की प्रक्रिया होती जाएगी। जितना भी विभाजन होता जाएगा उसमें सेल के साथ, न्यूक्लियस के साथ साथ सेल का भी निर्माण होता जाएगा। माफ कीजिएगा, आगे लिखा है इसमें, अतः या आरंभ से अंत तक कोशिकी ही रहता है। ठीक है, और सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूसकांग विकसित हो जाते हैं। चूसकांग, जब हम भ्रूण का विकास पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे चूसकांग होता क्या है। अब ये जो चूसकांग इसमें डेवलप हो जा रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म में, उसी के द्वारा, ये चूसकांग के द्वारा डेवलप होता हुआ भ्रूण पोषण प्रदान करता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या है, धतूरा, पिटूनिया, ये जो पौधे हैं, ये जो पौधे धतूरा और पिटूनिया, इसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, उसमें सेलुलर टाइप का भ्रूणपोष पाया जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष प्रायः आवृत बीजी के गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है, अगला जो है इसे हम हेलोबियल भ्रूणपोष या फिर माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहते हैं। यह भ्रूणपोष जो है सेलुलर और न्यूक्लियर इन दोनों भ्रूणपोषों का मिला जुला रूप होता है। मध्य का भ्रूणपोष है, यह केवल एक बीजपत्री के हेलोबियल गण में पाए जाने के कारण ही इस हेलोबियल भ्रूण, इसे क्या कहते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। आगे है, भ्रूणपोष के केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात अनुप्रस्थ भित्ति बनने से यह 2 प्रकोष्ठ, जैसे यहाँ पर ये पूरा आपका एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे जो भ्रूणपोष पाया जा रहा है, जब प्रथम विभाजन होता है तो प्रथम विभाजन के बाद यहाँ पर जो अनुप्रस्थ विभाजन, अगर ऐसा, मतलब कोई भी चीज है, जब ये कोई वस्तु है जिसे जब हम काटते हैं तो अगर हम इस तरह से काट रहे हैं, ठीक है, जब हम उसे पड़ा काटते हैं उसे हम अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं।
और इसी को अगर हम कुछ इस तरह से काटेंगे, इसे हम अनुदैर्ध्य विभाजन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विभाजन कैसा हो रहा है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक, आगे इसमें है कि यह दो प्रकोष्ठ, बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ व निभागी प्रकोष्ठ। बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ मतलब ये माइक्रोपाइल की तरफ, और निभागी प्रकोष्ठ मतलब चलाजा की तरफ विभक्त हो जाते हैं। ठीक, निभागी प्रकोष्ठ वाली छोटी कोशिका के केंद्रक में मुक्त विभाजन होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है जो निभागी प्रकोष्ठ है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर इस वाले में बताया गया है कि यहाँ पर जो डिवीजन की प्रक्रिया होगी, निभागी प्रकोष्ठ छोटी कोशिका के केंद्रक मुक्त विभाजन होते हैं। बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ में केंद्र विभाजन होता है। यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि यहाँ पर सेलुलर डिवीजन की प्रक्रिया होगी, लेकिन माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूक्लियस है उसमें कैसा होगा, केंद्र की विभाजन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इस प्रकार यह भ्रूण कोश केंद्रकी व कोशिकी दोनों का मिला जुला रूप होता है। जो हेलोबियल टाइप का एंजियोस्पर्म है उसमें दोनों न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों टाइप का एंजियोस्पर्म पाया जाता है, इसलिए इसको हम दोनों का मिला जुला रूप कहते हैं। कुछ अपवाद देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली ऐसी होती है, कुछ फैमिली ऐसी है जिसमें एंजियोस्पर्म नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन सी फैमिली ऐसी है, ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमिनेसी और ट्रेपेसी, ये तीन फैमिली ऐसी हैं। ओपीटी, आप ओटीपी पढ़ते हैं, क्योंकि ओटीपी सुना, किसी चीज का पासवर्ड जो होता है वो ओटीपी के रूप में आता है, तो आप ओटीपी भी कर सकते हैं, इसको ओटीपी कर लीजिए, ओटीपी। ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमिनेसी और ट्रेपेसी, ओटीपी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अपवाद है, ये किसका है, एंजियोस्पर्म जिसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ऑर्किडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टेमिनेसी, इन तीन फैमिली में क्या है कि एंजियोस्पर्म नहीं पाया जाता है, इससे आप याद कर सकते हैं ओटीपी। ठीक है, अगला है रूमिनेंट, ये कुछ स्पेशल टाइप के, ये दोनों स्पेशल टाइप के एंजियोस्पर्म है। नंबर 1 इसमें क्या है, रूमिनेंट टाइप का, और दूसरा क्या है, मोजाइक एंजियोस्पर्म। तो जो स्पेशल एंजियोस्पर्म है इसमें पहला है रूमिनेंट टाइप का। रूमिनेंट से तात्पर्य ये है कि इसमें जो एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं, किसी भी सीड में जो एंजियोस्पर्म पाया जा रहा है उसमें रिड्ज एंड फरो, मतलब खांच जैसी, कुछ उभार और कुछ गहरा। जैसे आप आलू की खेती देखे होंगे, ये एक खेत है जिसमें आलू की खेती होगी, जहां पे आलू लगाया जाता है वो उभरा हुआ होता है, फिर कुछ दूर खाली होता है, फिर उभार होता है, फिर कुछ दूर खाली, फिर उभार, फिर कुछ दूर खाली, कुछ फिर उभार, ऐसी संरचना। तो इसे हम रिड्ज एंड फरो कहते हैं। ठीक है, रिड्ज एंड फरो। अब ये रिड्ज एंड फरो रूमिनेंट टाइप के एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है रूबिएसी, एनोनेसी और पाल्मेसी फैमिली, जो प्लांट है उसमें रिड्ज और फरो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। दूसरा है मोजाइक एंजियोस्पर्म। इस टाइप का जो एंजियोस्पर्म है इसमें डिफरेंट पैचेज पाए जाते हैं। पैचेज धब्बे टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे मेज का जो प्लांट होता है, इसमें जो एंजियोस्पर्म पाया जाता है, मेज में जो एंजियोस्पर्म पाया जाता है उसमें दो टाइप के पैचेज होते हैं, एक व्हाइट पैच और एक येलो पैच पाया जाता है। तो देखिए इस संरचना में आपको दिख रहा होगा, ये येलो पैच है, ये येलो पैच है ये, और इधर पे हल्का व्हाइट पैच दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें मेज में क्या होता है कि येलो और व्हाइट पैच पाए जाते हैं। कुछ टर्म है जो इससे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। इसमें है, एक है जीनिया, दूसरा है मेटाजीनिया। ठीक है, अगर जीनिया की बात करते हैं तो जीनिया की खोज किसने की, जीनिया की खोज फॉक नामक वैज्ञानिक ने की। जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट केवल एंजियोस्पर्म पर पड़ता है, पॉलन ग्रेन का इफेक्ट याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन का इफेक्ट केवल एंजियोस्पर्म पर पड़ता है तो उसे हम जीनिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एम्ब्रियो सैक और एंजियोस्पर्म दोनों पर पड़ता है, एम्ब्रियो सैक और एंजियोस्पर्म
दोनों पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाजीनिया कहेंगे। जीनिया का एग्जाम्पल है मेज और मेटाजीनिया का एग्जाम्पल है पाम। ठीक है, मेज में जीनिया टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है, मतलब मेज में जीनिया होता है और मेटाजीनिया किसमें होता है, पाम में होता है। याद कर सकते हैं, इंडिया में जीना है, इंडिया में जीना है, जीना से मेज हो जाएगा। तो अगर इंडोस्पर्म का इफेक्ट जो मेज पे इंडोस्पर्म का इफेक्ट केवल इंडोस्पर्म इस पे पड़ रहा है, पॉलन ग्रेन का इफेक्ट केवल इंडोस्पर्म पर पड़ रहा है, तो वो क्या है, जीनिया है। ठीक है, जीनिया केवल इंडोस्पर्म पर पड़ रहा है तो क्या है, जीनिया। लेकिन अगर एम्ब्रियोसैक और इंडोस्पर्म दोनों पर पड़ रहा है तो उसे हम मेटाजीनिया कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो हम उसको सुधार पाएंगे। थैंक यू।